गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बसंत पुस्तक का 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा ग्रामर के वो जो शब्द भेद थे वो कंप्लीट हो गया, चैप्टर 5th। अब हम एक चैप्टर बसंत का करेंगे, फिर अगेन हम ग्रामर के टॉपिक करेंगे। तो 7th चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए। इसमें ना लेखक ने एक बात उठाई है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान समय है जिसमें इतना ज़्यादा मूल्यों का ह्रास हो रहा है, संस्कारों का ह्रास हो रहा है, कानून जो है उसको लोग उस कानून को तोड़ने में और उससे उसकी आंखों में धूल झोंकने में विश्वास कर रहे हैं। जिनका जो कर्म है वो अपने उस कर्म को छोड़कर अब दूसरे ही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ऐसे वातावरण में लेखक कहता है क्या निराश हुआ जाए या आशावादी दृष्टिकोण रख के इन चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया जाए। अगर निराश हो, कवि लेखक कहता है कि जो स्थितियां हैं उसको देखकर अगर हम निराश हो जाएंगे तो वो स्थितियां बदल नहीं सकती। तो स्थितियों को बदलने के लिए क्या करना होगा? स्थितियों को बदलने के लिए हमें आशावादी दृष्टिकोण रखना होगा। तो इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए लेखक अपने कुछ इंसिडेंट, कुछ घटनाएं भी बताता है। तो चलिए चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। आरोप प्रत्यारोप क्या होता है? किसी पर ब्लेम करना, किसी पर ब्लेम लगाना, आरोप प्रत्यारोप। भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार। कहते कि आज के समय में ना सब जगह ठगी, डकैती, ऐसे ही चीजें भरी हुई हैं, तो किसी पर भी विश्वास करने का मन ही नहीं करता। और ये लगता है कि जो बहुत ऊंचे पद पर है, बड़ा अफसर है, वो उतना ही ज़्यादा भ्रष्ट होगा, वो उतनी ज़्यादा रिश्वत लेगा। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाई दे रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। कहते हैं कि अगर हम कोई काम करेंगे ना तो मिस्टेक होएंगी, गलतियां होएंगी, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो गलती किस लिए होएगी। अगर हम अपना स्कूल का होमवर्क रिवाइज कर रहे हैं या होमवर्क राइट कर रहे हैं तो उसमें मिस्टेक होंगी। अगर हम उसमें करेंगे ही नहीं तो मिस्टेक कहाँ से होंगी। तो इसलिए कहते हैं कि आज लोगों की सोच ये हो गई है कि कुछ ना करो तो अपने आप ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम कुछ सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूखा हो गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। अब एक तरफ लेखक कहता है कि मुझे अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ के, ऐसा सुन के मेरे को ये लगता है कि ये सारा कुछ जो है, सारे संस्कार मूल्य समाप्त हो गए हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि भारत जो है ना, ये मनीषियों और तपस्वियों की भूमि रही है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। मेरे भारतवर्ष में ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। श्रमजीवी मतलब श्रम करने वाले जीव, मेहनत करने वाले जीव। निरीह मतलब जिनका कोई सहारा नहीं है। और झूठ बोलने वाले, फ्रेब करने वाले, रोजगार करने वाले फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है।
मतलब लेखक कहता है कि अब जब स्थितियां ऐसी है ना, इस वजह से क्या हो रहा है, लोगों की आस्था जो है वो खत्म हो रही है ईमानदारी से। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी भारतवर्ष के मनुष्य ने भौतिक वस्तु क्या होती हैं, पैसा और सुख सुविधाएं, उनको इतना महत्व नहीं दिया जितना आंतरिक मूल्यों को दिया है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वो कहते हैं कि हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन खाना हमारी मूलभूत आवश्यकता है, तो उन चीज़ों की भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हमें अपना पेट तो भरना ही होगा, जो बीमार है उसको दवाई तो देनी ही होगी, और जो गुमराह मतलब जो रास्ते से भटक गए हैं, ऐसे युवक जो नशे करने लगे हैं, गंदी संगति में पड़ गए हैं, तो उनको सुधारना भी जरूरी है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। कहते हैं कि जैसे भारत के जो लोग, जिनको खुद प्रयत्न करना चाहिए, वो उन प्रयत्न को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो इस वजह से क्या है, वो अपनी सुख सुविधाओं की ओर ध्यान देते हैं, अपने ही सुख के पीछे रहते हैं, तो अन्य लोगों का हित जो है वो कट जाता है। आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे, आप लोग इसको रीडिंग करिएगा। धन्यवाद।